बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हमजा कुछ हमें बता रहे थे, वो इनसे जानना चाहेंगे। हमजा क्या बता रहे हैं? इशाल, मतलब कि हम भारत के हवाले से तो सुन रहे हैं कि जो सूरत हाल भारत में मौजूद है, लेकिन भारत में एक अनोखा वाक़या पेश आया। कैसा अनोखा वाक़या? एक चोर ने चोरी किया, उसके बाद वो जो उसने बैग चोरी किया वो आपके मुताबिक चोरी करना अनोखा वाक़या था? नहीं, उसके आगे एक चीज़ अनोखी है। मतलब कि हुआ ये कि वो बैग चोरी जो किया, जब उसने जाके खोला, देखा इसके अंदर क्या चीज़ है, वो आया पुलिस स्टेशन आके उसने कहा कि जी कि ये खाना है आप लोगों के लिए, और वो बैग रख के चला गया। अच्छा, चोर जो है वो चोरी करने के बाद बैग को पुलिस स्टेशन छोड़ कर गया है कि ये आप लोगों के लिए खाना है। अब आप सोच रहे हैं कि उसमें खाना ही होगा, उसको भूख नहीं लगी होगी और ऐसा होगा। ये हरियाणा में ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। उस बैग के अंदर जब उस चोर ने वो चोरी की और वो बैग लेकर गया है, उसने देखा कि उसके अंदर 1710 जो हैं वो कोरोना वैक्सीन की डोजेज मौजूद हैं। ओके। और फिर उसने हिंदी के अंदर एक नोट लिखा और वो नोट बैग के अंदर मौजूद था। जब पुलिस वालों ने वो बैग खोला, उन्होंने देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी कि मैं माजरत खा हूँ, मुझे इल्म नहीं था कि ये कोरोना वैक्सीन की डोजेज हैं। सही, मैं पैसे चोरी करने या कुछ भी, मैं कुछ और, मतलब उनके ज़हन में होगा कि मैं कुछ और चुराने आया था या कुछ और चोरी करना चाहते थे। तो उन्होंने माजरत की चोर साहब ने, और उन्होंने जो है उस पर नोट लिखा हिंदी में कि जी कि मुझे नहीं इल्म था कि ये कोरोना वैक्सीन की डोजेज है। इंसानियत की एक मिसाल है कि भाई आप चोर जो है, ठीक है, गलती है चोरी करना, और मतलब नहीं करना चाहिए हमें। दूसरों की दिल आज़ारी भी होती है इससे, दूसरों को नुकसान भी होता है इससे, लेकिन बिल्कुल जुर्म भी है। और दूसरे अगर एक कहते हैं ना, गलती करने के बाद भी अगर आपको एहसास हो जाए, उसको एहसास हो गया कि कोरोना वैक्सीनेशन इस वक्त मुल्क के लिए, कौम के लिए, अवाम के लिए कितनी ज़रूरी है। हालांकि वो चाहता तो उसको बेच भी सकता था, कोई इस्तेमाल में ला सकता था। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ डिस्कशंस हो रही हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि जी कि वो क्योंकि वो इसके इस्तेमाल में आ ही नहीं सकती थी, वो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था, उसको उस चीज़ का पता ही नहीं था, तो इसलिए जो है उसने ये काम किया। लेकिन अगर उसको नहीं भी पता था तो वो ये कर सकता था कि उस बैग को कहीं पर भी फेंक देता, लेकिन वो वापस लेके आया। और जो हालात हैं भारत के अंदर वो देखने होंगे, तो ये अजीब सी एक चोरी की वारदात थी जो मैं जो हूँ आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब हम कोरोना की सबसे पहले बात करेंगे। सख्त फैसले किए गए हैं मुँह जोर कोरोना को लगाम डालने के लिए। हुकूमत ने जो है ये सख्त फैसले लिए हैं, वज़ीर आज़म ने इनका बाकायदा तौर पर ऐलान किया। अगर हम गुज़श्ता 24 घंटों की बात कर लें, इंशाल केसेस की बात कर लें, तो 5908 केसेस सामने आए हैं NCOC के मुताबिक, और हमने 157 कीमती जानें जो हैं वो खो दी हैं। अगर हम शरह की बात करें मुल्क भर में मुस्बत केसेस की, तो 11.27% जो कि बहुत ज़्यादा है, और हमारी आवाम जो है फिर भी इसको सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी वबा की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इसके पेश नज़र शहरों में फ़ौज तलब कर ली है, जिसका मकसद ये है कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जा सके। मतलब हम लोग ख़ुद से अमल दरामद नहीं करेंगे, हमने ये मान लिया कि हम किसी भी जो हुकूमती SOPs जो बनाए गए हैं, जो हम पर लागू किए गए हैं, हम उसको नहीं मानेंगे। हमें फ़ौज के अंडर आने के बाद ही मानना पड़ेगा। हमें सख्ती करनी पड़ेगी, डंडे से ही हम मानेंगे, हम बात से नहीं मानेंगे। बहुत कोशिश कर ली गवर्नमेंट ने, लेकिन हम लोग मानने को तैयार नहीं थे। सूरत हाल इतनी ख़राब होगी, हम अपने हमसाया मुल्क को देख रहे हैं, वहाँ पर सूरत हाल कितनी ख़राब है, हम उनकी वीडियो शेयर कर रहे हैं, उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, एहतियात नहीं कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हुकूमत अब कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्ती करेगी। कोरोना से सबसे बड़ी जो एहतियात है कोरोना से, वो मास्क ही है। बिल्कुल, आप जो मास्क लगाते हैं उससे आधा मसला हल हो जाता है, ये वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए जो केसेस हैं, इसके पेश नज़र हुकूमत ने मज़ीद पाबंदियों का फ़ैसला किया है और ऐलान भी कर दिया गया है। 5% से ज़ायद केसेस वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फ़ैसला किया गया है। मुल्क भर में वैसे देखें तो तमाम मार्केट्स शाम 6 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स में भी ईद तक इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, पाबंदी आयद कर दी गई है। डाइनिंग पर पाबंदी है। और ऑफिस टाइमिंग्स की बात करें तो दोपहर 2 बजे तक कर दी गई है। इजलास में पंजाब हुकूमत ने 14 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी। इसी पर बात करेंगे। ये जो तमाम तर सूरत हाल, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, पंजाब की जानिब से जो तजवीज़ थी, क्या वाकई ये तजवीज़ थी कि मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाए? उसको रद्द क्यों कर दिया गया?
जी देखें, ये कभी भी ऑप्शंस जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, सारी ऑप्शंस टेबल पे रहती हैं। एक कोशिश की जा रही है कि हम इसको लॉकडाउन के बगैर मज़ीद पाबंदियां स्ट्रिक्ट करके तो एक दफ़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इक़दामात लिए गए हैं जो कि इफ़ेक्टिव इंशाल्लाह ताला साबित होंगे, मगर ऑप्शन लॉकडाउन की हमेशा टेबल पर है। और अगर ये 2-4 दिन या एक आध हफ्ता इसको और ऑब्जर्व किया जाएगा, जिस तरह से असद उमर साहब ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ कुछ दिनों का मार्जिन है, अगर नहीं सिचुएशन ठीक हुई और अगर इसमें कोई बेहतरी नहीं आई तो डेफिनेटली फिर हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें लॉकडाउन भी एक ऑप्शन है। डॉक्टर साहबा, इतलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 90% ऑक्सीजन कैपेसिटी पर अस्पतालों को ऑक्सीजन फ्राहम की जा रही है। आप नहीं समझती कि सूरत हाल जो वही से कशीदा होगी, मज़ीद सख्त फैसले जो जैसे कि हम कह रहे हैं बार बार वही कि हमें लॉकडाउन की तरफ, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चले जाना चाहिए था, हमने फ़ौज तलब की, अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं सूरत हाल वो तो नहीं होने जा रही? नहीं देखिए जी, सिचुएशन तो इसमें नो डाउट के बहुत सीरियस है। हमारे हॉस्पिटल्स भी अपनी सैचुरेशन को तकरीबन पहुंच गए हुए हैं और सबसे बड़ा दबाव इस वक्त जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई का है। 91% ऑक्सीजन कैपेसिटी पे हम लोग चल रहे हैं और ये अगर मजीद इसी तरह से हुआ तो वो ऑक्सीजन के ऊपर शदीद किस्म की जो है उसकी शॉर्टेज या दबाव आ सकता है। फौज को बुलाना भी एक स्ट्रिक्ट मेजर ही है, क्योंकि लोग जो है आपने देखा है पुलिस को सीरियसली नहीं लेते। वंस अगर फौज सड़कों पे नजर आई तो फिर शायद लोगों को एहसास हो कि सिचुएशन की ग्रेविटी क्या है और कितना सीरियस है। और फिर जाहिर है कि फौज का एक अपना तरीका होता है, उनका एक अपना स्ट्रॉन्ग वो उनकी वो होती है, वो तो आनी हाथ से फिर लोगों को निमटते हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को इस वक्त उसी एक आयरन हैंड की ज़रूरत है और उनकी प्रेजेंस ही सड़कों के ऊपर लोगों को इस चीज़ की एहसास दिलाएगी कि सिचुएशन जो है वो कितनी सीरियस है, कि कौमी सलामती कि जब तक चैलेंज नहीं होता तब तक तो फौज नहीं आती ना। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इससे, क्योंकि ये सारा नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑफ पीपल और पुलिस को तो वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, क्योंकि वो हर वक्त उनके दरमियान मौजूद होती है, उनको कोई वो सिचुएशन ऐसी लगती नहीं है। तो अब ये एक कोशिश है कि हम SOPs की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो तो जाहिर है लॉकडाउन की ऑप्शन है। ठीक है नौशीन अहमद साहिबा, हमें ये बता दीजिएगा कि ईद के बाद की आप लोगों ने बताया हमें कि वैक्सीनेशन का अमल मज़ीद तेज़ कर दिया जाएगा, तमाम लोग जो हैं शायद उस ड्राइव के अंदर वैक्सीनेशन जो है उस अमल का हिस्सा बनेंगे, ख़ुद को वैक्सीनेट करवा सकेंगे। जो हालात हैं, वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से कल कहा कि भारत एक बड़ा प्रोड्यूसर है वैक्सीनेशन का, वैक्सीन बनाने का, लेकिन अब भारत के अपने हालात इतने ख़राब हैं कि वो किसी को देने को तैयार नहीं है। क्या मज़ीद ताख़ीर हो जाएगी ईद के बाद? अब नहीं देखिए जी, हम लोग पहले चूँकि जो कोवैक्स का प्लेटफॉर्म था, उन लोगों ने हमसे जो 45 मिलियन डोजेस प्रॉमिस की थी, उनकी कमिटमेंट थी कि वो हमें मार्च में उसमें से पहली खेप देगी, तो वो हम इंडिया पे ही डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि चूँकि वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वो एस्ट्राजेनेका बनती थी और हमारे रीजन के लिए कोवैक्स ने इंडिया को एलोकेट किया था कि वो हमें वो प्रोवाइड करेगा। पर उनकी सिचुएशन की वजह से चूँकि इंडिया अब अपने मुसीबत में फंस गया, तो इसलिए अब हम लोगों ने दूसरी ऑप्शंस, इसमें इटली और कोरिया वगैरह है जहाँ पे ये मज़ीद ये वैक्सीन के प्लांट्स हैं, तो उनकी तरफ हम देख रहे हैं और उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मगर मीनवाइल ये तो वो थी जो हमें डोनेशन में कोवैक्स की तरफ से मिलनी थी। पाकिस्तान अपनी परचेज के में तेज़ी ला रहा है। ये कल हमारे पास 5 लाख डोजेस साइनोवैक की पहुंची और आने वाले 2 दिन में हमारे पास मज़ीद 15 लाख डोजेस जो हैं वो पहुंच जाएंगी साइनोफार्म की, जो इसमें से जो हमने कुछ खरीदी हैं और 5 लाख के करीब जो हमें ग्रांट के तौर पे मिल रही हैं। उसके अलावा पीछे पाइपलाइन में मज़ीद बहुत सारी वैक्सीन्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे जैसे हमारे पास कंसाइनमेंट्स आती जाएंगी, वैक्सीनेशन का अमल और तेज़ होता जाएगा। शुरू में कुछ हज़ारों में थी, मगर अब हमारा इंशाल्लाह ताला ये इरादा है कि 1.5 लाख 1.5 लाख और इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह डेली जो है हम लोग स्केड्यूल करके तो वैक्सीनेशंस लगाएंगे। तो इससे डेफिनेटली एक अमल में तेज़ी आएगी और ईद के फ़ौरन बाद तमाम एज ग्रुप्स के लिए खोल दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन और इंशाल्लाह उनकी भी वैक्सीनेशन कुछ अरसे में शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा, हमने देखा कि जब पहली लहर आई थी तो हमने अलग से जो कोरोना के पेशेंट्स के लिए सेंटर्स बना दिए गए थे। क्या इस बार भी हुकूमत इसके ऊपर कोई काम कर रही है कि अलग से सेंटर्स बना दिए जाता है? जैसे हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, तो हम पेशेंट्स को वहाँ पर मूव करवा सकें। जी, फील्ड हॉस्पिटल्स जो खोले गए थे, क्योंकि जो मेन हॉस्पिटल्स थे उनकी कैपेसिटी फिलअप हो रही थी, तो अब भी जाहिर है कि अगर ये हमारी अभी जो थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है, कहीं पे 85-90% तक हमारे वेंटिलेटर्स और बेड्स
जो है वो इस्तेमाल में है। अभी पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो लेटेस्ट डाटा मेरे पास है उसमें थोड़ी सी गुंजाइश अभी है, मगर अगर ये गुंजाइश भी हमें फिल होती लगी तो फिर डेफिनेटली फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो दोबारा से खोल दिए जाएंगे। हमने क्या वेंटिलेटर्स के ऊपर काम किया है, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर काम किया है, क्योंकि हमने देखा कि हमारी कैपेसिटी उस हवाले से बहुत कम है, तो हमें जो सिचुएशन आते हुए नज़र आ रही है कि हमने उस पर काम किया, हमने मजीद मंगवाए हैं? जी देखिए, ऑक्सीजन की कैपेसिटी के इस वक्त बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हुकूमत जो है वो वर्किंग कर रही है और इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है इन एंटिसिपेशन कि अगर आने वाले दिनों में मज़ीद ज़रूरत पड़े। तो अभी तक जितनी ऑक्सीजन हमारी है वो तकरीबन उसमें से 80%, 75-80% जो है वो हॉस्पिटल्स को जा रही है और बाकी जो है वो इंडस्ट्रीज़ को जा रही है। तो एक ऑप्शन ये भी जहन में है कि इंडस्ट्रीज़ वाली अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी डाइवर्ट कर देंगे हेल्थ सिस्टम्स की तरफ, और उसके अलावा इंपोर्ट के ऊपर भी जो है ऑक्सीजन के, वो भी उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि अपने मतलब हल्का आबाब में देखे जिन लोगों को आप ज़ाती तौर पर जानते हैं, अब तो लोग इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि हालत जो पहली वेव के दौरान होती थी, पहली लहर के दौरान थी, उससे ज़्यादा जो है जल्दी ख़राब हो रही है। लोग ऑक्सीजन पर जल्दी जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल जल्दी ड्रॉप हो रहा है, वेंटिलेटर्स पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है या फिर ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं इसलिए ज़्यादा लोग जा रहे हैं? जी देखिए, पिछली दफ़ा की जो वेव थी, फर्स्ट वेव, उसमें मैक्सिमम जो क्रिटिकल पेशेंट्स है ना, डे का नंबर था वो 3500 के करीब था, 34 to 3500, और इस वक्त अभी से जो है वो हमारा 4500 क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। तो ये डेफिनेटली शो कर रहा है कि इस वेव में बहुत ज़्यादा इजाफा है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है और ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। तो इसलिए जब तक हम लोग अपनी मास वैक्सीनेशन के टारगेट्स की तरफ नहीं पहुंचते तब तक तदाबीर जो है वही हमारे पास सोल्यूशन है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी मसलों का हल है। अगर तमाम कौम यकजा होकर और सब कोऑपरेट करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, ईमानदारी का सबूत दे आवाम, तो मेरे ख्याल में इससे बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने जो अपनी बात में बार बार यही कहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और मेरे ख्याल में इसी वजह से इम्प्लीमेंट जो है वो हमें करवाया जा रहा है। डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका सब्सक्राइब का हिस्सा बनी। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आपको वो सुना देते हैं। को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे। ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। वैक्सीन अगर आज हमारे पास आ भी जाती है फिर भी ये 1 साल लगेगा इसका इम्पैक्ट पड़ने पे, कि आज से हम टीके लगाने शुरू भी करें तो ये नीचे आने में टाइम लगेगा। जी, वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा वो आपने सुना। साथ मामला हमारे हमसाए मुल्क का है जिसका जिक्र कल वज़ीर आज़म साहब भी कर रहे थे, और पाकिस्तान में भी इस वक्त टॉप ट्रेंड है। भारत में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस सामने आने के बाद ईदी फाउंडेशन ने भारत को मदद की पेशकश की, और भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और ऑक्सीजन की कमी जैसे मुश्किल वक्त में खैर सगाली के जज्बे के तहत ईदी फाउंडेशन ने भारत को इमदाद की पेशकश कर दी है। ईदी फाउंडेशन की जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा गया जिसमें फैसल ईदी ने कहा कि भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात पर दुख है, और हम कोरोना वायरस के इन हालात में आपकी मदद के लिए तैयार है, और इंसानियत के नाते भारतीय अवाम की मदद करना चाहते हैं। 50 जो हैं वो हम एम्बुलेंसेज वो भारत को देना चाहते हैं, अमले के समेत देना चाह रहे हैं। और फैसल ईदी ने अपने ख़त में भारतीय वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए 50 एम्बुलेंसेज जो हैं वो फराहम करने की जो पेशकश की है वो इंतहाई अहम है ऐसे वक्त में, क्योंकि हमने ये नहीं देखना कि हमारा हमसाया हमारे साथ क्या सलूक कर रहा है, हमने अपने हमसाये के साथ अच्छा सलूक करना है। और इस वबा से कोई मुल्क अकेला नहीं लड़ सकता, पूरी दुनिया को लड़ना है, हर मुल्क को जो है इसका हिस्सा बनना है। अगर कोई मुश्किल में है हम उसकी जितनी मदद कर सकते हैं हमें मदद करनी है। जो खौफनाक वीडियो सामने आ रही हैं, दिल दहला देने वाली वो वीडियोस हैं, अल्लाह आसानियां पैदा करे, इंसानियत का दर्स देता है, और ये खैर सगाली का जज्बा दिखाते हुए जिस तरह से फैसल ईदी ने पेशकश कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। इशाल, आपने वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर एक भारतीय पुलिस वाला जो है वो ऐलान कर रहा है, और वो ऐलान ये कर रहा है कि हमने सुना है कि अल्लाह ताला रोज़ादारों की जो है दुआ जल्द कबूल करता है, जल्दी कबूल करता है। तो रोज़ादार जो है, मुसलमान भाई जो हैं,
वो दुआ करें कि भारत के अंदर से जो ये मसाइल हैं, जो वबा है, इसका जोर टूट जाए। आप देखें कि इतने वहाँ पर हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ऐलानात किए जा रहे हैं कि आप लोग खुसूसी जो है दुआएं करें। भारत इस वक्त कोरोना वबा के बायस बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों की तादाद में नए मरीज सामने आ रहे हैं। कई रियासतों में तो अस्पतालों में कोरोना मुतासिरीन के लिए जगह ही नहीं है। राहदारियों की बात की जाए तो राहदारियों में लिटाया हुआ है। ऐसे जो इटली में हमने हालात देखे थे ना, वो हालात नजर भारत में देख रहे हैं कि रोड्स पर लोग अपने मरीजों को लेकर बैठे हुए हैं। और लड़कों की हमने वीडियोस देखी, बाप एक बोल रहा है कि भी मैं अपने बच्चे को लेकर सुबह से शाम हो गई है, मैं अस्पतालों के चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे कहीं पर ऑक्सीजन या मुझे कहीं पर बेड नहीं मिल रहा। आप सोचें कि इस सूरत हाल में जब आप अपने प्यारों को तड़पते हुए देखते हैं तो क्या बीतती है एक इंसान पर। और इस वक्त भारत का जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो बहुत ही क्रिटिकल है, जिसके बिना पर ईदी साहब ने जो है वो ये फैसला किया। ऐसे ही है। तो ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। फैसल ईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाक भारत कशीदा ताल्लुकात और नरेंद्र मोदी की खास सोच के बावजूद आपने भारत को मुश्किल वक्त में मदद करने की ऑफ़र की है, ये ख्याल आपको आया है, जिसको पाकिस्तानियों ने भी बहुत सराहा है, भारत में भी बहुत सराहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें, इस वक्त जो है वो हमें सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। और हिंदुस्तान की जो हालत है, जो हम मीडिया पे देख रहे हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। और जो रिपोर्ट हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे जो अंदाज़ा हो रहा है कि हलाकतें हैं। तो ये सूरत हाल देख के जो है वो हमारा जो है वो इंसानी नाते जो है वो हमारा जो दिल था वो काफ़ी अफसरदा था। इसलिए मैंने जो है वो मशवरा करके फिर लेटर लिख दिया मोदी साहब को कि आप हमें अगर इजाज़त दें तो हम हिंदुस्तान में बिला किसी तफरीक के, बिला किसी जो है वो मतलब इंटरेस्ट के आके जो है वो प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंडियन जो अवाम है उनकी मदद करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि उनका लेटर जो है वो चला तो गया है, ईमेल मैंने कर दिया है इंडियन और पाकिस्तान में जो इंडियन सफ़ीर हैं उनको भी जो है वो ईमेल कर दिया है। अब उनका अगर रिस्पांस पॉजिटिव में आता, पाकिस्तान के भी जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर वहाँ से हाँ में अगर जवाब आता है तो इनकी फैसिलिटेशन की हमें बहुत ज़रूरत होगी। इनकी फैसिलिटेशन के बगैर जो है वो हम आसानी से नहीं जा सकेंगे और जल्दी नहीं जा सकेंगे। तो देखते हैं कि अगर दोनों ममालिक अगर राज दें तो हम तो ज़हनी तौर पे और अमली तौर पे तैयार हैं। फैसल, आपने कहा कि हमें इस वक्त जो कि हालात हैं भारत में, हमें सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। अगर भारत आपकी ऑफ़र को तस्लीम कर लेता है तो ये पाकिस्तान और भारत की आवाम के लिए कितना खुशाइन साबित हो सकता है? देखें, मैं फिर से यही कहूँगा कि सियासत से बालातर होकर अगर समाजी मामलों की तरफ देखा जाए तो समाजी तौर पे अवाम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हमारे सियासतदान और हमारी जो कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, मगर अवाम जो है वो इतनी शिद्दत नहीं रखते अपने दिलों में। और मुझे उम्मीद है कि इससे एक अच्छा जेस्चर जाएगा पाकिस्तान की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी कि हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और इससे पहले भी मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो ज़लज़ला आया था कश्मीर में 2005 में, तो हिंदुस्तान की भी इमदाद आई थी इसमें। और मुख्तलिफ दीगर जो है वो बड़े जो पाकिस्तान में डिज़ास्टर्स आए हैं उसमें इंडिया ने हमारी मदद की है। तो इसलिए इस वक्त जो इंडिया की आवाम जो तकलीफ़ में है, हमने सोचा कि ठीक है। फैसल ईदी साहब, हमें ये भी बताएं कि इस वक्त भारत को कोरोना से जंग में किन खिदमात की अशद ज़रूरत है? आपका इदारा इस मुश्किल घड़ी में भारत की क्या मदद कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है? वैसे इनको अभी तो विशाल ज़रूरत जो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन की है, लेकिन ऑक्सीजन इस वक्त शॉर्ट है। इवन पाकिस्तान में भी जो है वो ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस हवाले से तो नहीं की जा सकती। लेकिन वहाँ पे जो सूरत हाल हमने जो टीवी में देखी है, लोग रिक्शों में और जो है वो गाड़ियों के अंदर अपने प्यारों की लाशों को लेके जा रहे हैं, बीमारों को लेके जा रहे हैं। तो हमारी 50 एम्बुलेंस है, कोई बड़ी तादाद तो नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी तकलीफ़ के अंदर अगर हम मतलब उस चिड़िया की तरह हैं कि अपनी चोंच में लगी हुई आग को जो है वो पानी फेंक रही थी, तो किसी ने उसकी मजाक उड़ाई कि क्या कर लोगे, लेकिन इससे क्या हो जाएगा। लेकिन उसमें चिड़िया ने कहा कि कम से कम मैं उसमें से तो होंगी जो आग बुझाने वाले में है। तो इस तरह से जो है वो हमारी मदद होगी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन जो है वो जो भी मदद हो सकेगी हम 24 घंटे वहाँ पे काम करेंगे। फैसल, क्या आप इस मुश्किल वक्त में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को मदद फराहम करने की हिमायत करेंगे, और पाकिस्तान रियासती सतह पर इस वक्त भारत की क्या मदद कर सकता है?
अमूमन दोनों ममालिक एक दूसरे को बड़े डिज़ास्टर्स में मदद करते रहे हैं और ये तारीख रही है। बहुत सारे मुख्तलिफ इंसिडेंट्स में पाकिस्तान ने और इंडिया ने, दोनों ने जो है वो एक दूसरे की मदद की है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए कि पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह पहल करनी चाहिए और इंडिया इस वक्त तकलीफ़ में है, कल मुमकिन है हम इस वक्त कल हम मुश्किल में हो, तकलीफ़ में हो, तो सबसे करीब जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया है जिसके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे। एक दूसरे की मदद आएंगे तो हम जो है वो एक दूसरे के लिए कारआमद साबित होंगे और एक दूसरे की जानें बचाने में जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज पूल होंगे तो एक दूसरे की ज़्यादा मदद। फैसलिटी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, बहुत अच्छा जज्बा है। और ये जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे इशाल, इस वबा को हराना है तो हम सबको एक होना होगा, पूरी दुनिया को एक होना होगा। ख़ास तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा सोचना होगा कि तरक्की पजीर ममालिक की मदद कैसे करनी है, तरक्की पजीर ममालिक की मदद करनी होगी। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस।